नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा जो बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, बांग्लादेश की सरकार जो फिलहाल गिर चुकी है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और आज फिर से चर्चा में हमारे साथ हैं मिस्टर कुलदीप। नमस्कार कुलदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो ये कि बांग्लादेश में आज जो हालात है, यानी जो शेख हसीना की सरकार थी, काफ़ी दिनों से ये सरकार वहाँ पे थी और उसके बाद में ये सरकार गिर चुकी है, तो ये ऐसे हालात कैसे क्रिएट हुए? क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई जिससे ये हालात उत्पन्न हुए? सबसे पहले तो मैं इस मुद्दे पर आपको थोड़ा सा अतीत की तरफ लेके जाना चाहूंगा। इस मुद्दे को समझने के लिए हमें उस वक्त तक जाना पड़ेगा जब बांग्लादेश ना होकर के पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। ठीक है। उस समय क्या था कि पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक वो जो आज पाकिस्तान है, एक वो जो आज बांग्लादेश है। अच्छा। जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। अब इस पूर्वी पाकिस्तान का जितना भी कंट्रोल था वो आज के पाकिस्तान से उस समय कंट्रोल किया जाता, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी डिमांड होने लगी कि जिसकी वजह से वो एक अलग देश की डिमांड करने लगे, जिसमें मुजीबुर रहमान, जिसे कहा जाता है कि बांग्लादेश का जनक जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने उस समय के तत्कालीन एक आर्मी के बड़े अफसर के साथ उनके साथ मिलकर के एक मुक्ति वाहिनी, एक सेना का उन्होंने गठन किया ताकि वो उस समय के पाकिस्तान से अपना पीछे छुड़वा करके अलग देश बनाना चाहते, क्योंकि ये देश जो है जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के उस समय कहते थे, आज का बांग्लादेश, ये भाषा के आधार पर बिल्कुल ही अलग था। भाषा के आधार पर इसका मतलब कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ बांग्ला ही बोली जाती थी और वो अपने आप को उस पाकिस्तान से अलग मानते थे। यानी आप कहना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ उसी टाइम, उसी समय बांग्लादेश भी भारत से आज़ाद हुआ और ये दोनों एक साथ, दोनों देश भारत से बंट के अलग हुए, दोनों ही इस्लामिक कंट्री बन गए और उसके बाद में इनमें आपस में भी मतभेद शुरू हो गया। जी बिल्कुल। क्या है कि जो विभाजन का जो मेन मुद्दा था वो मुद्दा शुरू हुआ था भाषा के आधार पर। ठीक है। अब जैसे कि बांग्ला जो है वो अपने बांग्ला लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब इसका विरोध जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने इस विरोध को दबाने की बहुत कोशिश की, बहुत कत्लेआम वहां पर हुआ। तो उस समय के जो मैं आपको बता रहा था कि जो मुजीबुर रहमान है, उन्होंने भारत से इसकी मदद मांगी और उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय जो है कि इसमें हस्तक्षेप किया और अपनी सेना भेज करके पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध किया, जिसे 1971 का वॉर हम अच्छे से जानते हैं। 1971 की लड़ाई के बाद में ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ये समझने के लिए कि आज के जो हालात हैं वो उस समय से शुरू हुए, वो कैसे शुरू, मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से, कि जो उस समय की बनी हुई सेना, जिसे मैंने आपको बताया कि मुक्ति वाहिनी से नाम दिया गया था, मुक्ति वाहिनी सेना का काम था कि वहां पर रह करके पाकिस्तान के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई करना, उस विद्रोह में शामिल होना और नए देश के गठन में एक मदद करना। अच्छा। अब कहानी शुरू होती है कि जब मुजीबुर रहमान उस देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस मुक्ति वाहिनी के लोगों को एक आरक्षण का प्रावधान दिया। उन्होंने सभी सरकारी नौकरियों में और सभी जगह पर 30% आरक्षण मुक्ति वाहिनी के लोगों को दिया। अब जैसे जैसे समय बीतता चला गया वैसे वैसे इस आरक्षण की मांग कम होती चली गई, लेकिन क्योंकि आरक्षण हमेशा से एक राजनीतिक मुद्दा रहा है तो उन्होंने इस आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया कि कुछ समय के बाद मुक्ति वाहिनी के जो ऑफिसर्स थे उनके संतानों को इसका लाभ देना शुरू कर दिया। ठीक है। लेकिन बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से और वहां पर बढ़ रही गरीबी बेरोजगारी के हिसाब से आरक्षण देना कहीं किसी तरह से उचित नहीं लगा वहां के लोगों को। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन इस विरोध के बावजूद भी ये आरक्षण लगातार चलता रहा। विरोध इतना बढ़ा कि मुजीबुर रहमान, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके घर में घुस करके उस समय के लोगों ने कत्लेआम किया और 17 लोगों समेत उनकी हत्या कर। उस समय शेख हसीना अपनी बहन के साथ जर्मनी रहती, तो वो इस नरसंहार से बच गई। वो वहां से जर्मनी से सीधा बांग्लादेश ना जाकर के वो दिल्ली में आ गई। तकरीबन 5 साल तक वो दिल्ली में रही और इसी वजह से यही एक रीजन है कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ जो रिलेशन है, खास करके शेख हसीना और उनकी पार्टी का, जो उनकी अवामी लीग की जो पार्टी है, उनके साथ जो संबंध है भारत के साथ, वो इसलिए मधुर है क्योंकि उस मुसीबत के समय में शेख हसीना की मदद भारत ने की थी। उसी बात को लेकर के बांग्लादेश के अंदर का एक तबका जो उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, जिन्हें एक शब्द आपने सुना होगा बहुत ज्यादा, रजाकार। रजाकार शब्द इसलिए प्रयोग किया गया कि उस समय के कुछ लोगों ने
पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जिन लोगों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया उन्हें उर्दू में एक लफ्ज रजाकार के नाम से उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है। रजाकार का मतलब एक तरीके से हम ट्रेटर कह सकते हैं, विद्रोही कह सकते हैं। अब हुआ ये कि उस समय के रजाकार जो थे वो इस बात को ये मानते थे कि इस देश में कानून जो है वो शरिया के हिसाब से होना चाहिए, मतलब इस्लामिक कानून होना चाहिए। ठीक है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी जो है अवामी लीग, वो हमेशा से ही एक सेक्युलर कंट्री चाहती थी, तो उन्होंने संविधान में अमेंडमेंट करके और उसमें सेक्युलर वर्ड जोड़ दिया। लेकिन जैसे जैसे तख्ता पलट हुआ उसके बाद में जब आर्मी ने इसको टेक ओवर किया, जब मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, तब इस सेक्युलर वर्ड को हटा करके वहां पर एक इस्लामिक कंट्री बना दिया गया। लेकिन जैसे वक्त बदलता चला गया, धीरे धीरे हालात ठीक होते चले गए, वैसे वैसे अवामी लीग बढ़ती चली गई और शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले, जैसे जिया रहमान का जिक्र मैंने आपको पहले किया कि आर्मी के अफसर थे जिन्होंने बड़ी मदद की, तो उन्होंने भी एक तरीके से उनकी खुद की पार्टी ने बाद में जाकर विद्रोह करना शुरू किया। अब हुआ ये कि जब इतना विरोध जब बढ़ने लगा, तब एक बार फिर से तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को अपनी पार्टी छोड़नी पड़ी। इन्हीं तख्ता पलटों के बाद से एक समय ऐसा आया कि शेख हसीना ने लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ा और अब वो देश की प्रधानमंत्री तीसरी बार बन चुकी थी। तो आपके कहने का मतलब ये भी है कि इस तरह के हालात बांग्लादेश में पहले भी हो चुकी है? इस तरह के हालात बांग्लादेश में बहुत बार बन चुके हैं, क्योंकि मेन मुद्दा उस समय आरक्षण का ही था, आज भी आरक्षण का ही मुद्दा था, जिसे बहुत बड़ा बना दिया गया। साथ में सुनने में ये भी आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हस्तक्षेप बताया जा रहा है, कोई कह रहा है कि अमेरिका भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। देखिए, मीडिया खबरें तो ये भी कहती हैं कि अमेरिका ने जो है कि शेख हसीना से कहा था कि हमें हमें एक एयरबेस प्लान दीजिए, या फिर आपके आसपास का जो समुद्र का इलाका है उसके अंदर हमें एक अब जगह बताइए कि जहां हम अपना नेवल बेस बना सकें। ऐसे ही एक आइलैंड का जिक्र था जिसमें अमेरिका पहले भी अपना दावा करता था, यानी उसकी पहले भी नजर थी उस पे, और उसी को लेके शायद उसका कहीं ना कहीं इसमें हस्तक्षेप हो सकता है। मीडिया की खबरें ये कहती हैं कि अमेरिका ने जब नेवल बेस और एयरबेस की अपनी डिमांड की तो शेख हसीना ने मना कर दिया, तो उन्हें ये चेतावनी दी गई कि तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और बहुत जल्द तुम्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। और लोग अब उसको आपस में जोड़ के देख रहे हैं। अब इसे जोड़ के भी देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आरक्षण का मुद्दा नहीं है कि एक आरक्षण ना मिलने पर इतनी भयावह स्थिति हो जाए कि इस देश में इतनी मारकाट हो कि देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ के जाना पड़े। यानी कि साजिश सिर्फ आजकल में होने वाली नहीं है, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। बिल्कुल, एक दिन में तो होने वाला काम है, हो ही नहीं सकता। ये जब इतनी बड़ी त्रासदी सरकार के साथ हुई है, पूरी सरकार तख्ता पलट हो गई है, जो प्रधानमंत्री थी उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, देश छोड़ना इसलिए मजबूरी है क्योंकि इनके पिता का भी असैसिनेशन हुआ था, मतलब एक तरीके से उनकी भी निर्मम हत्या कर दी गई थी पूरे परिवार के साथ। इनके बाद जो जिया रहमान, जो जिनके मैं आपको पहले जिक्र कर चुका हूँ कि आर्मी के अफसर थे जिन्होंने मुक्ति वाहिनी बनाने में इनकी मदद की थी, उनका भी असैसिनेशन हुआ था, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर किसी भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ इतिहास रहा है कि या तो उन्हें फांसी हो गई है, या उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा, या उनकी हत्या कर दी गई है। तो इसी डर से मतलब शेख हसीना जब सारी चीजें संभालने की कोशिश की, तो अब आर्मी जो चीफ है, बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, वो शेख हसीना के कजन हैं, तो उन्होंने इनको सजेस्ट किया कि जितना जल्दी हो सके आप इस देश से बाहर चले जाएं। तकरीबन 45 मिनट का आपके पास समय है, उस 45 मिनट में उन्हें देश छोड़ करके सबसे पहले दिल्ली आना पड़ा। यानी उनको सुरक्षित किया गया, उनको सुरक्षा दी गई सबसे पहले दिल्ली में, और ये कहा गया कि दिल्ली से वो लंदन चली जाएंगे, लेकिन लंदन और अमेरिका ने उनको वीजा देने से मना कर दिया। एक सच्चाई ये भी है कि ये शेख हसीना की जो सरकार थी ये काफी लंबे समय से सत्ता में थी, उसके बावजूद भी ऐसे हालात बने, जबकि एक लंबे समय तक अगर कोई पार्टी सत्ता में रह जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों में अपनी जगह बना लेती है। देखिए, इस बार इलेक्शन जो बांग्लादेश में हुए तो उन पर आरोप ये लगा, क्योंकि इस इलेक्शन का विपक्ष ने बायकॉट कर दिया था। विपक्ष ने कहा कि हमें एक न्यूट्रल तरीके से इलेक्शन को करवाना है, लेकिन शेख हसीना ने कहा कि जैसे बाकी दुनिया में इलेक्शन कमीशन होता है उस तरीके से हम भी अपने देश में इलेक्शन कमीशन के थ्रू इलेक्शन करवाएं। लेकिन दरअसल क्या होता है, बांग्लादेश के अंदर हर इलेक्शन के टाइम में एक न्यूट्रल गवर्नमेंट आती है 90 दिनों के लिए, वो ही इलेक्शन करवाती है। लेकिन शेख हसीना ने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से ही करवाएंगे, तो उसका विपक्ष ने बायकॉट किया। और इस बार के इलेक्शन के अंदर विपक्ष था ही नहीं, ये यूं कहें कि शेख हसीना की पार्टी के खुद के कैंडिडेट थे और वो ही जीत करके आए। तो एक तरीके से इस इलेक्शन को फेयर नहीं माना गया, इस बात का आक्रोश भी जनता में था। आखिर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, सवाल काफी गंभीर है, हो सकता है हमारे दर्शक भी इसको कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव नजरिए से ना देखें।
लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हमारे देश में भी कभी ऐसी कोई हालात बन सकते हैं? देखिए, ये कहना कि किसी देश में कैसे हालात बन सकते हैं, ये उस देश के लोकतंत्र पर निर्भर करता है कि उस देश का संविधान और कानून व्यवस्था कितनी स्ट्रांग है, हमारी आर्मी कितनी स्ट्रांग है। हमारे देश में अगर संविधान वाकई ही मूल रूप से संविधान है जिसकी एक पालना की जा रही है, तो इस देश में ऐसे हालात कभी नहीं बन सकते। जैसे लास्ट के कुछ दिनों में मैंने देखा है कि जो सत्ता विरोधी कह लीजिए या मोदी विरोधी कह लीजिए, कुछ लोग सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट बना रहे हैं कि मोदी जी के साथ भी यही होने वाला है। तो शायद मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि लोग ऐसा सोच रहे हैं हमारे देश में। देखिए, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो इस देश में आपातकाल जैसी स्थिति के अंदर भी ऐसा हो चुका होता। बिल्कुल। तो ये कहना कि इस देश में ऐसा हो सकता है, ये बहुत दूर की बात है। जब तक इस देश में संविधान है, संविधान को पालना करने वाले लोग इस देश में अभी तक हैं, तो ऐसा पॉसिबल अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे देश का संविधान भी बाकी सभी देशों से मैं कहूँगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे देश की सेना भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश की जनता है वो भी काफी समझदार है। तो ऐसे हालात नहीं होंगे हमारे देश में। और इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। तो कुलदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।